हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट 2 की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। उसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में हम वायरलेस लैन नेटवर्क के फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं डीपली। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है और इसका कंप्लीट आर्किटेक्चर भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको डीपली अच्छे से देखेंगे इजी वे में। इसके बारे में क्या होता है, देखिए कुछ नहीं है, इजी कंपोनेंट्स हैं, इजी आर्किटेक्चर है, अच्छे से समझना, अच्छे से कंसिस्टेंट होकर वीडियो को देखना और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरलेस लैन नेटवर्क के यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का ये फर्स्ट टाइप है जिसमें हम यूज करते हैं IEEE 802.11 प्रोटोकॉल को। और ये प्रोटोकॉल आपकी अल्टीमेटली डिनोट करती है आपके वाईफाई को, यानी कि जो आप घर में अपने ऑफिस में जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो उसकी जो पूरी फंक्शनलिटी है एक प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं IEEE 802.11। तो अगर IEEE 802.11 कहीं पर लिखा है तो अल्टीमेटली हम वाईफाई से ही डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरलेस IEEE 802.11 वाईफाई की प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। या तो आप वाईफाई बोल दो या फिर IEEE 802.11 बोल दो, बात एक ही है। तो चलिए, IEEE 802.11 इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IEEE की ये फुल फॉर्म है। इनके द्वारा ये आपका एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया था, ये प्रोटोकॉल है, इसको डेवलप किया था। और ये इसका फंक्शनलिटी होती है आपके शॉर्ट रेंज में, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने यूजर्स को। और वो आपकी अल्टीमेटली क्या होती है, आपकी वाईफाई होता है, पॉपुलरली नोन एज वाईफाई, क्योंकि टेक्निकल टर्म तो यूज नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए उसका, तो हमने उसका नाम रखा है वाईफाई। टेक्निकल टर्म क्या होती है इसकी, IEEE 802.11। इनेबल करता है आपके वायरलेस कम्युनिकेशन को ओवर अ शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस में आप इजिली डेटा कनेक्शन को यूज कर सकते हो। अब ऑपरेट होता है ये आपके लाइसेंस फ्री फ्रीक्वेंसी बैंड पे 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। आप इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं पहले अच्छे से। लाइसेंस फ्री फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे ये जो प्रोटोकॉल है आपकी वो ऑपरेट होती है, और दो ही आपके ऐसे फ्रीक्वेंसी बैंड है, 2.4 एंड आपकी 5 गीगाहर्ट्ज, जो कि लाइसेंस फ्री है। अब आपको एक स्क्रीन पे इमेज विजिबल हो रही होगी, इसको हम बोलते हैं ट्राई। ये एक आपकी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि अगर आपको वायरलेसली अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है सर्विसेज को यूज करने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस को अलॉट करती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है उस स्पेसिफिक बैंडविड्थ का, तो आप उस बैंडविड्थ को नहीं यूज कर सकते। ट्राई जैसी अथॉरिटी ने दो बैंडविड्थ को फ्री रख रखा है अपने यूजर्स के लिए, जिससे कि अगर कोई यूजर कनेक्ट करना चाहता है तो बिना किसी लाइसेंस के वो इजीली कनेक्ट कर सकता है। तो जो आपकी 802.11 प्रोटोकॉल है IEEE की, वो इसी बैंडविड्थ पर बेस्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर और आपके 5 गीगाहर्ट्ज पर। कि अगर आपके यूजर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा अपना डिवाइस, तो उस टाइम पे ना किसी लाइसेंस की स्पेसिफिक नीड नहीं है। लेकिन अगर हम आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो आपके 4G और 5G नेटवर्क होते हैं वो इससे बड़ी नेटवर्क बैंड को यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो और इससे बड़े जितने भी नेटवर्क बैंड होते हैं या इससे बड़े जितने फ्रीक्वेंसी बैंड्स रहते हैं, वो उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स। मतलब कि इन बैंड्स का यूज स्पेशल एप्लीकेशन और इंडस्ट्री में होता है, जहां ज्यादा स्पीड और रिलायबिलिटी और डेडिकेटेड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है हमें, ठीक है। ऐसे कोई इंडस्ट्री है जहां पे कोई स्पेसिफिक नेटवर्क चाहिए आपको, जहां पे आप एक मिली सेकंड का भी ड्रॉप नहीं ले सकते नेटवर्क कनेक्टिविटी में, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है, और वो जब अलॉट होगी आपको, जब आप ट्राई जैसी अथॉरिटी से एक लाइसेंस ले लोगे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि हम जानते हैं हमारे एनवायरमेंट में फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी मूव कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें उस बैंड का यूज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी बैंड उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर यूजर को अलॉट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वर्क, पहले उसका वर्क चेक किया जाएगा कि क्या उस वर्क को हम ये फ्रीक्वेंसी बैंड देना चाहिए या नहीं। अगर वो लीगल है तो उसको प्रोवाइड होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे ही ट्राई जैसी अथॉरिटी उसको प्रोवाइड कर देगी ये फ्रीक्वेंसी बैंड, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो अगर कोई भी अनदर इंडस्ट्री अपना फ्रीक्वेंसी बैंड परचेज करना चाहती है लाइसेंस लेकर, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड उसको अलॉट नहीं होगा, जिससे कि इंटरफेरेंस का इशू बच जाता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक हमारी इंडस्ट्री को मिल जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को अलॉट हो जाता है। वन मोर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपका 5G नेटवर्क है, वो आपके 39 गीगाहर्ट्ज से 24 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है उसके बीच में ये लाई करता है इसका 5G कम्युनिकेशन। तो यानी कि उस फ्रीक्वेंसी बैंड में किसी अनदर नेटवर्क अथॉरिटी को वो अलॉट नहीं करेंगे, ट्राई जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए इस लाइन का मतलब क्लियर होगा होप आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फीचर्स क्या होते हैं आपके IEEE 802.11 के।
तो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी विदाउट केबल, ऑफरिंग मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल है। हाई स्पीड क्यों है? सपोर्ट करता है वेरिंग डेटा रेट्स फ्रॉम 1 Mbps टू 10 Gbps डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। इंटर ऑपरेबिलिटी इंश्योर करता है सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। सिक्योर है। सिक्योरिटी में इसमें इंप्लीमेंट प्रोटोकॉल लाइक WPA2 एंड WPA3 फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ये ऐसी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी करने के लिए, यानी कि जो आपकी IEEE 802.11 प्रोटोकॉल है, इसकी सिक्योरिटी करने के लिए हमने कुछ इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज कर रखा है। तो उन प्रोटोकॉल्स के आप इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, उस प्रोटोकॉल्स को आप डिफाइन कर सकते हो, WPA2 एंड WPA3, जो कि डेटा के सिक्योर ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किन किन फेज में हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका IEEE 802.11 लॉन्च हुआ था लीगेसी, इसमें आपका ये फर्स्ट वर्जन था, रिलीज हुआ था आपका 1997 में। सपोर्ट करता था ये आपका डेटा रेट्स अप टू 2 Mbps। ऑपरेट होता था आपका 2.4 GHz, जो कि आपका लाइसेंस फ्री है। 2.4 GHz बैंड ही था उस टाइम पे, ठीक है, ऑपरेट होने के लिए फ्री आप। लेकिन आज के टाइम में क्या 5G नेटवर्क, 5G बैंड का भी हम यूज करते हैं वाईफाई के परस्पेक्टिव से। तो यानी कि फर्स्ट वर्जन में केवल 2.4 GHz पे आप ऑपरेट कर सकते थे इसको। ठीक है। रिलीज किसमें होता है, ये डेट्स याद रखना, जिससे कि डायरेक्टली आप 2 नंबर के मार्क्स में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये 802.11 प्रोटोकॉल कब आपकी लॉन्च हुई थी, तो 1997 में। देन स्पीड के परस्पेक्टिव से हमने क्या करा, इसके न्यू वर्जन को रिलीज किया, जो कि इसका नाम रखा हमने 802.11B। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना ये चीज कि जो आपका बी वर्जन था 802.11 प्रोटोकॉल का, वो पहले लॉन्च हुआ था, ए वर्जन इसका बाद में लॉन्च हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ए पहले आया होगा या फिर बी बाद में आया होगा, बी वर्जन पहले आया था इसका। ठीक है। तो इंट्रोड्यूस इन 1990, 2 साल बाद आ गया था ये। ठीक है। सपोर्ट करता था ये डेटा रेट अप टू 11 Mbps, पहले 2 था अब 11 हो गया था। वाइडली यूज्ड बट स्लोअर कंपेयर टू मॉडर्न स्टैंडर्ड। जो हम मॉडर्न स्टैंडर्ड यूज करते हैं उससे स्लोअर ही है, लेकिन इससे कंपेरेटिवली फर्स्ट वर्जन के कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा फास्टर हो गया था 11 Mbps की स्पीड से। देन उसके बाद आया था आपका ए वर्जन। ए वर्जन में हमने क्या कर लिया था, ऑपरेट हो गया था किस पे, 5 GHz बैंड पे। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी ट्राई जैसी अथॉरिटी से हमें 5 GHz बैंड की जो फ्रीक्वेंसी बैंड था वो हमें फ्री में, यानी कि लाइसेंस फ्री उसको भी कर दिया गया, जिससे कि जो यूजर्स थे उनको जो सर्विसेज थी वो और फास्ट वे में ऑफर होने लगी। ऑफरिंग फास्टर स्पीड्स अप टू 54 Mbps, लेस इंटरफेरेंस बट विद इन अ शॉर्टर रेंज। शॉर्टर रेंज में ही आप अपने 5G नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। आपने देखा भी होगा लॉन्ग रेंज के लिए आप 2.4 GHz बैंडविड्थ को यूज करते हो। हमने लॉन्च किया IEEE 802.11AC, यानी कि वाईफाई 5। अब तो खैर मॉडर्न में वाईफाई 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है। ठीक है। लेकिन वाईफाई 5 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें भी स्पीड के परस्पेक्टिव से ही इसको लॉन्च किया गया था। फोकस किया गया था ऑन फास्टर स्पीड अप टू 3.5 Gbps एंड बेटर परफॉर्मेंस इन द 5 GHz बैंड, आइडियल फॉर स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। जब OTT प्लेटफॉर्म्स का यूज होने लगा, यानी कि वीडियो को स्ट्रीम करने लगे डायरेक्टली सर्वर से या फिर CDN से, तो उस टाइम पे हमें फास्टर नेटवर्क की नीड थी, फास्टर नेटवर्क की। तो इसलिए हमने क्या करा, अपने IEEE को ही हमने मॉडिफाई कर लिया। हमने वाईफाई 5 के रूप में उसको लॉन्च किया, जिसमें हम 3.5 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करते थे, और गेमिंग भी हम इसलिए इसमें कर सकते हैं। देन हमने लॉन्च किया 802.11AX के नाम से, और इसको हम बोलते हैं वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी, और ये आपका लेटेस्ट और स्टैंडर्ड है विद स्पीड अप टू 10 Gbps एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन डेंस एनवायरनमेंट। डेंस जैसे एनवायरनमेंट में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। 6 GHz बैंड वाईफाई 6E फॉर एडिशनल बैंडविड्थ। अब देखिए ट्राई जैसी अथॉरिटी ने 2.4 GHz को पहले क्या किया, लाइसेंस फ्री किया यूजर्स के लिए, लेकिन वहां पे स्पीड के परस्पेक्टिव से सर्विसेज नहीं ऑफर हो पा रही थी उनको अच्छी। फिर हमने क्या करा, ट्राई जैसी अथॉरिटी ने फिर 5 GHz बैंड को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। देन उसने क्या करा, 6 GHz बैंड को फ्री कर दिया, जिससे कि सर्विसेज यूजर को अच्छे तरीके से अलॉट हो सके, मतलब कि बिना लाइसेंस को परचेज किए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स। हमने देख लिए ये कुछ स्टैंडर्ड इसके एस्टेब्लिशमेंट थे जो पर्टिकुलर डेट पे आए थे, और सारे एस्टेब्लिशमेंट जो हुए थे इसके वो स्पीड के परस्पेक्टिव से ही हुए थे। ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 आप एकदम सीरीज में याद करना। मैंने जो एकदम एग्जैक्ट चीजें हैं वही इसमें नोट डाउन कर रखी है, एग्जाम्स में ही आप इनको इस तरीके से लिखना। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ IEEE 802.11। अब देखिए एडवांटेजेस इसके कंप्लीटली बेस्ड है वाईफाई के, जो हमने पढ़े थे वायरलेस नेटवर्किंग के, सेम है। जैसे प्रोवाइड करता है मोबिलिटी, सपोर्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, और इजी टू इंस्टॉलेशन होता है और एक्सपेंड भी कर सकते हो आप, या फिर आप राउटर्स को कनेक्ट करके अपने नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वर्क, वो इसलिए आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस ऑफ IEEE 802.11।
लिमिटेड रेंज रहती है इसकी, क्योंकि लैन नेटवर्क को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैन नेटवर्क का टाइप होता है ये, और लैन नेटवर्क की जो रेंज रहती है वो लोकल एरिया रहती है। सस्पेक्टिबल टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का इशू हमेशा बना रहता है, क्योंकि वाईफाई है, वायरलेस है, और नेटवर्क वायरलेस में इंटरफेरेंस का इशू बना ही रहेगा अगर मल्टीपल डिवाइसेस ने एक साथ एक चैनल को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वायर करते हैं रोबस्ट सिक्योरिटी। अगर वायरलेस नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि वो वायरलेस नेटवर्क आपका हैक ना हो, ठीक है, और आपका डेटा लीक ना हो। देन आपका एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन वो आप नॉर्मली लिख सकते हो, सिंपल, आप होम वगैरह में यूज करते हो, बिजनेस परस्पेक्टिव से आप यूज करते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो इसका, पब्लिक एरियाज में आपने देखा होगा वाईफाई वगैरह आप लगे रहते हैं उसमें यूज करने के लिए। तो सिंपल ये आपके एप्लीकेशन होते हैं जो कि रियल लाइफ में हमने देखे भी है। तो इसके हमने देख लिए, टाइप्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। और स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनता है इसका, कि आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपका, IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है। देन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको आर्किटेक्चर भी डिफाइन करना होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ IEEE 802.11। सबसे पहला आपका, देखिए स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहला होता है आपका नेटवर्क प्रोवाइडर, जो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जिसका भी आपने वाईफाई लगवा रखा है अपने घर में, जियो एयरटेल जो भी आपने लगवा रखा है, तो जो सर्विसेज वो दे रहा है अपने के सेंट्रल लोकेशन से, ठीक है, वो कहलाता है आपका वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड कनेक्शन से आ रहा है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर आपने देखे होंगे ना, ऑप्टिकल फाइबर से आपके होम्स में पहला वो कनेक्शन आता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर वाला काम है वो उसको बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीपल एरियाज में, मल्टीपल जहाँ पे उसका वर्क है, जहाँ जिसने उसकी सर्विस को लिया है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में जा रहा है। देन क्या होता है, आपके होम्स में आप लगाते हो एक एक्सेस पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक होम है और आपने ये लगा दिया एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है राउटर, ठीक है। राउटर लगा दिया, राउटर किससे कनेक्ट रहता है आपके उस ऑप्टिकल फाइबर से, और वो ऑप्टिकल फाइबर किससे कनेक्ट रहता है आपके वायर्ड नेटवर्क से, ठीक है, वायर्ड नेटवर्क जिसको हम बोल रहे हैं। अब वायरलेसली आप क्या कर रहे हो, इस वाईफाई के राउटर से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, सिंपल। और मल्टीपल डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, ये एक राउटर लग गया, ये सेकंड राउटर आपने किसी और होम या फिर किसी और एरिया में आपने लगा दिया। तो इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी रहती है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके IEEE का, वो इसी तरीके से होता है। और इसको जो हम हमारा होम वाले एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं ESS, ठीक है। वन बाय वन इसे कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। The architecture of IEEE 802.11 defines how wireless device connect and communicate effectively. Simple है। It consists of several components and operational modes that together enable seamless communication. बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका एक्सेस पॉइंट हो गया, और जो आपके डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं वो हो गए, या फिर जो आप कनेक्टर वगैरह होते हैं जो आपके इसमें यूज होते हैं। तो ये सारे आपके कंपोनेंट हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आर्किटेक्चर को इतना ध्यान रखो कि IEEE का आर्किटेक्चर ये डिफाइन करता है कि आपके जो डिवाइसेस रहे वो आपके डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, आपके कम्युनिकेट कर, कैसे वायरलेसली कनेक्ट हो रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। अगर आर्किटेक्चर आप बना रहे हो तो उसमें आपको कंपोनेंट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, चाहे आप एक लाइन लिखो चाहे उसमें 2 लाइन में उसको खत्म करो, लेकिन आर्किटेक्चर में आपको कंपोनेंट भी डिफाइन करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशन के बारे में। इसमें होता है आपका एक स्टेशन, यानी कि एनी डिवाइस विद अ वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर इज कंसिडर्ड एज स्टेशन। मतलब कि जो डिवाइस, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, और जो आप डिवाइसेस को यूज कर रहे हो अपने वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन का यूज करते हो, या फिर आपके स्मार्ट टीवीज भी होते हैं, उन्हीं डिवाइस का बोलते हैं स्टेशन। टेक्निकल टर्म होती है स्टेशन, ठीक है, STA। देन बात करते हैं वाईफाई। ईच STA हैज अ यूनिक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, IP एड्रेस आपने सुने होंगे ना, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है आपके इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या फिर आपके राउटर से कनेक्ट करने के लिए, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन इन द नेटवर्क, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट देखिए मैं बता चुका हूं, जो आपका वाईफाई राउटर होता है आपके होम में या घर में, उसी को हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। वायरलेस मीडियम, अब देखिए वायरलेस मीडियम में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है। द फिजिकल लेयर दैट कैरीज डेटा सिग्नल्स ओवर द एयर। ये फिजिकल लेयर का काम रहता है कि आपके डेटा सिग्नल्स को कैरी करेगी किसके जरिए, रेडियो वेव्स के जरिए इन द एयर, यूजुअली रेडियो वेव्स। और वो रेडियो वेव्स किस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को यूज कर रही हैं, कंप्लीटली बता चुका हूं एग्जांपल दे देकर, कि ट्राई जैसी अथॉरिटी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसी बैंड को फ्री कर रखा है, लाइसेंस फ्री है ये, ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड है। और अब तो 6 आ गया मार्केट में, तो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड भी आपका फ्री हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर इनविजिबल वाईफाई सिग्नल्स यू कनेक्ट टू फ्रॉम योर फोन और लैपटॉप। ये एग्जाम्पल मैंने डाल रखे हैं इसमें, जिससे कि आप इजीली इनको समझ सकते हो। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? जो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है, इधर एयरटेल, जियो, जो भी जिस भी कंपनी का आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो जो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है
वो किसी सेंट्रल लोकेशन पर ये तो होगा जहां से वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आपको क्या दे रहा है, डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट पर्टिकुलर एरियाज में लगे रहते हैं, आइदर एक होम में आपके लग गया, किसी और ऑफिस में आप लगा दिया। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में आपका नेटवर्क प्रोवाइडर कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को, तो वही कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा भी था। तो ये कहलाता है जो आपका, तो ये जो आपका वायर्ड कनेक्शन था, इसको बोले थे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये वायर्ड कनेक्शन ही होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जिस सेंट्रल लोकेशन में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर्विसेज को। क्लियर। देन होता है आपका बेसिक सर्विस सेट, यानी कि बीएसएस। ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लैन नेटवर्क का, जो कि कंसिस्ट करता है वन एक्सेस पॉइंट एंड द डिवाइस एसटीए कनेक्टेड टू इट। अब देखिए बेसिक सर्विस सेट क्या होता है आपका, सिंपल है, जैसे कि वायर्ड कनेक्शन से कोई भी आपका राउटर आपके होम में इंस्टॉल हुआ और आपने डेटा सर्विसेज उसे यूज करनी शुरू कर दी, तो इनके एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ और एक इजी कनेक्शन हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं कि बेसिक सर्विस सेट है। ये कोई कॉम्प्लेक्स इसमें इंस्टॉलेशन नहीं है, बेसिक है, अपने होम अप्लायंसेस के लिए आपने यूज कर रखा है, तो उसी को हम बोलते हैं। एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैन नेटवर्क की। अब आता है आपका एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अब देखिए एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या होता है, मल्टीपल बीएसएस को, यानी कि एक बेसिक सर्विस सेट को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप एक्सटेंडेड सर्विस सेट को यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपके कॉलेज में मल्टीपल कैंपस हैं, एक बीटेक के लिए, एक एमसीए के लिए, एक एमकॉम के लिए, एक पीएचडी के लिए, सभी में आपके एक इंडिविजुअल बेसिक सर्विस सेट लगा रखा है, यानी कि एक नेटवर्क कनेक्शन आया ऑप्टिकल फाइबर से, एक राउटर आपने लगा दिया उस कैंपस को हैंडल करने के लिए, देन एक अनदर कैंपस के लिए हमने राउटर लगा दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल आपके राउटर्स लगे हुए हैं। अगर उन राउटर्स के बीच में भी आपको कनेक्टिविटी करनी है, यानी कि एक्सटेंड करना है अपने नेटवर्क को, जिससे कि कनेक्शन जो रहे वो इंटरकनेक्टेड रहे आपके बीएसएस और सीमलेस कम्युनिकेशन हो सभी कैंपस के बीच में, तो आप क्या करोगे, उस नेटवर्क को एक्सटेंड करोगे, और एक्सटेंड करने के लिए आप उन एक्सेस पॉइंट को ही कनेक्ट कर दोगे। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड बीएसएस थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलाउ करता है डिवाइसेस टू मूव बिटवीन एक्सेस पॉइंट विदाउट डिस्कनेक्टिंग। अब देखिए क्या होगा, उससे फायदा क्या है, आपने मल्टीपल कैंपस को राउटर के जरिए कनेक्ट कर दिया, तो डिवाइस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उन एक्सेस पॉइंट के बीच में इजीली, डेटा शेयरिंग करने के लिए, आइदर फाइल शेयरिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल बीटेक से मुझे एमसीए के किसी भी डिपार्टमेंट को फाइल शेयर करनी है, तो उस जो मैंने कनेक्शन बिठाया, जो मैंने कनेक्शन बनाया एक्सटेंडेड सर्विस सेट से, तो इसलिए मैं उस राउटर के जरिए अपने डेटा फाइल को शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है इसका। कैंपस वाईफाई वेयर यू कैन रोम बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग सीमलेसली, ये एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिया। देन ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है इसमें, अब नाम से ही क्लियर है, यानी कि वेरीफाई करता है यूजर क्रेडेंशियल्स को टू अलाउ सिक्योर नेटवर्क एक्सेस। ऑथेंटिकेशन सर्वर का देखिए मतलब क्या होता है कि क्रेडेंशियल्स अगर यूजर ने ऑथेंटिक डाले हैं, पासवर्ड अगर सही डाला है आपके पास उस वाईफाई का, तो ही वो उसको एंट्री देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। और वो चेक कहाँ करता है, अपने ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, जो आपने पासवर्ड सेट किया अपने वाईफाई का, वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोवाइडर के ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जाके वो हो गया, सेव हो गया। ठीक है, जब कोई न्यू यूजर एंटर करेगा आपके वाईफाई में और अगर क्रेडेंशियल सही नहीं डाले, तो वो मैच करेगा अपने सर्वर के डेटा से, क्या वो पासवर्ड सही है, अगर सही है तो ही उसको एंट्री देगा आपके सर्विसेज में, अदरवाइज क्या करेगा वो उसको एंट्री ही नहीं देगा बिल्कुल भी, जिससे कि वो वाईफाई जैसी सर्विस का यूज कर पाए। तो व्हेन यू एंटर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी और एंटरप्राइज वाईफाई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लेयर्स इन IEEE 802.11 आर्किटेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर का काम सिंपल से होता है कि रेस्पॉन्सिबल होती है ये ट्रांसमिट करने के लिए रॉ बिट्स ओवर द वायरलेस मीडियम को। कोई भी रिक्वेस्ट की इंटरनेट से डेटा पैकेट्स को लेने के लिए, कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की, तो उस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आपने डेटा पैकेट्स को रिसीव करने के लिए। पहले आप कमांड दोगे, पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, तो बिट्स का जो ट्रांसमिशन है वो आपकी फिजिकल लेयर ही करती है। ठीक है, डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। एंड डेटा रेट्स एमबीपीएस। एग्जाम्पल के तौर पे द सिग्नल स्ट्रेंथ बार, जो आपके ऑन योर फोन रिप्रेजेंट द फिजिकल लेयर परफॉर्मेंस। जो आपके मोबाइल में जो बार्स आते रहते हैं ना, वो फिजिकल लेयर को ही बताते हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके नेटवर्क में। अगर वो डाउन जाएंगी तो यानी कि सिंपल क्या, आपकी फिजिकल लेयर कंजेस्टेड हो रही है, और उस टाइम पे डेटा पैकेट आपके बहुत ज्यादा कम स्पीड से आते हैं। आपने देखा भी होगा, इमेजिन भी क्या होगा। तो इसलिए मैंने रियल लाइफ एग्जांपल डाल रखा है, जैसे कि आप इनको रिलेट कर पाओ टॉपिक्स को। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैक लेयर के बारे में, यानी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसका काम क्या होता है, देखिए ये मैनेज करता है हाउ डिवाइसेस एक्सेस द शेयर्ड वायरलेस मीडियम। ये इसका सारा काम रहता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कैसे, जितनी भी डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं उसमें देखिए वायरलेस मीडियम तो एक ही है, तो कैसे एक ही वायरलेस मीडियम को वो शेयर कर पा रहे हैं, और वो किसके जरिए हो पा रहा है, उस पर आपने लगा रखा है एक मैनेजर, जिसको हम बोले मैक लेयर, यानी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल। उसी काम रहता है सारा मैनेजमेंट का। यूजेस प्रोटोकॉल लाइक CSMA CA टू प्रिवेंट डेटा कोलिजन। ये आगे प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। इसका होता है
कोलिजन अवॉइडेंस, जिससे कि हम क्या करें, कोलिजन अगर आ रहा है पर्टिकुलर नेटवर्क पे तो हम क्या करेंगे, उसकी डेटा कोलिजन को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हैंडल करता है इनक्रिप्शन जैसी सिक्योरिटी को, यानी कि जो इनक्रिप्शन का काम रहता है आपका वो भी मैक के अंदर ही रहता है, मैक लेयर के अंदर ही रहता है। किसके लिए कर रहे हैं हम इनक्रिप्शन काम, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि व्हेन यू स्ट्रीम अ वीडियो, अगर आपने कोई वीडियो स्ट्रीम करी यानी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से, तो जो मैक लेयर रहती है आपकी IEEE में, इंश्योर करती है नो अदर डिवाइस इंटरप्ट योर सिग्नल। मतलब कि आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप वीडियो वगैरह स्ट्रीम करते हो, देखते हो, तो उस टाइम पे आपकी वीडियो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैक लेयर का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। अगर यही खराब हो जाएगा, यानी कि डेटा इंटरप्ट करेंगे एक दूसरे के सिग्नल को, तो वो अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसलिए हमने मैक लेयर को लगा रखा है इसके अंदर। और दूसरी फंक्शनलिटी ये होती है कि ये सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को भी यूज करती है। क्लियर, ट्रिपल 802.11 आर्किटेक्चर में लेयर्स को भी डिस्कस कर लिया, तो होप आपको ये लेयर्स भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शॉर्ट नोट लिखो इन लेयर्स के बारे में, फिजिकल लेयर क्या है या फिर मैक लेयर का क्या काम है आपकी IEEE 802.11 प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, तो ये लेयर्स भी मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल देकर क्लियर कर दी और सफिशियंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमने कंप्लीट IEEE के बारे में पढ़ा, लेकिन अब उसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं आपको, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओगे इसको। सबसे पहले सिनेरियो क्या है, यू आर एट होम यूजिंग अ वाईफाई नेटवर्क। अगर आप घर में हो और वाईफाई नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो, तो योर स्मार्टफोन यानी कि जो आपका STA, जिसको हमने टेक्निकल टर्म देखी थी स्टेशन जिसको हम बोल रहे थे, वह पर क्या है, एक स्टेशन है। तो स्मार्टफोन जो है सेंड करता है रिक्वेस्ट को टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेंड करेगा रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट आपकी इज रिसीव्ड बाय योर राउटर, जो कि आपका एक्सेस पॉइंट रहता है। सबसे पहले क्या करेगा, राउटर ही तो रिसीव करेगा उसको, और फिर राउटर क्या करेगा, विच फॉरवर्ड्स इट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब राउटर उसको पीछे जो वायर्ड कनेक्शन हो रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसको टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन आप किसके पास चली जाएगी, वो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है। ठीक है, अब मैक लेयर का काम रहता है आपका एंश्योर करते हैं नो इंटरफेरेंस अगर, हम देख भी चुके हैं लेयर्स के बीच अंदर मैक लेयर का काम ये रहता है कि कोई इंटरफेरेंस का इशू ना है इस दौरान। देन फिजिकल लेयर का काम क्या, फिजिकल लेयर का काम क्या रहता है, वो ट्रांसमिट करती है जब कोई एरर वगैरह नहीं आए और डेटा अच्छे तरीके से आपके सर्वर से आपके फिजिकल लेयर के पास आ गए, तो फिजिकल लेयर का काम ये रहता है कि ट्रांसमिट करे डेटा पैकेट्स को बैक एंड फोर्थ, यानी कि आपके फोन के अंदर या फिर आपके फोन से आपके सर्वर तक। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शनलिटी चलती है, ये पूरा प्रोसेस चलता है आपकी IEEE 802.11 आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड किया है। अब बात करते हैं हम फ्रेम फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, फ्रेम फॉर्मेट पूछा जाता है IEEE का। फ्रेम फॉर्मेट क्या है, किस फ्रेम में, देखिए फ्रेम फॉर्मेट का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। फ्रेम फॉर्मेट का मतलब ये है कि जब कोई डेटा पैकेट आपका मूव कर रहा है एक्सेस पॉइंट से डिवाइस या फिर डिवाइस से एक्सेस पॉइंट, तो वो किसी फ्रेम में तो जा रहा होगा। एक फ्रेम कहते हैं, आपने पढ़े होंगे कि डेटा पैकेट्स में जाता है, तो यानी कि पैकेट्स एक फॉर्मेट में जा रहे हैं, यानी कि फ्रेम बन के जा रहा है। तो उसके फॉर्मेट को देखेंगे हम कि IEEE 802.11 का क्या फ्रेम फॉर्मेट है जिसमें आपका डेटा मूव कर रहा है। तो सबसे पहले द IEEE 802.11 फ्रेम फॉर्मेट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ वायरलेस मीडियम। ये डिफाइन करता है कि आपका डेटा किस वे में या किस मैनर में स्ट्रक्चर्ड है जिससे कि वो ट्रांसमिट हो रहा है आपके वायरलेस मीडियम में। A typical frame consists of three main parts: मैक हेडर, फ्रेम बॉडी एंड आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये आपके तीन ही मेन पार्ट होते हैं आपके फ्रेम फॉर्मेट में। IEEE के ये तीन ही मेन पार्ट होते हैं आपके फ्रेम फॉर्मेट के, जिससे कि आप इनको डिफाइन कर सकते हो। बाकी हम वन बाय वन अच्छे से डीपली इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो ध्यान रखो तीन ही आपके मेन होते हैं, मेन बॉडी होती है जो कि पूरे फ्रेम फॉर्मेट को हैंडल करते हैं। ईच पार्ट कंटेन्स फील्ड्स दैट सर्व स्पेसिफिक पर्पस। अब इन सभी के पास अपनी एक फील्ड्स होती है, उन सबका अपना एक वर्क होता है। ठीक है, अपना एक पर्पस होता है। चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में भी डायग्राम बनाना है। ये आपका फ्रेम फॉर्मेट है पूरे IEEE 802.11 का। आपके फ्रेम कंट्रोल से लेके आपके एड्रेस 4 तक आपका रहता है ये मैक हेडर वाला पोर्शन। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करा है ये वाला कि आपका मैक हेडर क्या होता है। तो मैक हेडर का जो पोर्शन रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, आपके फ्रेम कंट्रोल से लेकर आपके एड्रेस 4 तक। ठीक है, और ये टोटल कितने बाइट्स का रहता है, ये आपके 30 बाइट्स का रहता है। ठीक है, कितने बाइट्स का रहता है, 30 बाइट्स का। यानी कि अगर आप काउंट भी करोगे 2 to 4, 4 and 6 10, 10 and 6 16, देन आपका 22 एंड 24 एंड आपका 30, तो टोटल आपका 30 बाइट्स का रहता है। कहां से कहां तक रहती है इसकी रेंज, फ्रेम कंट्रोल से लेके एड्रेस 4 तक। फ्रेम फॉर्मेट के अंदर आपका किसका पोर्शन रहता है, ये मैक हेडर का। और सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रेम कंट्रोल की। तो फ्रेम कंट्रोल जो रहता है आपका, इसके भी अपनी कुछ स्पेसिफिक फील्ड रहती है। तो इसमें आपकी सबसे पहले जो फील्ड रहती है वो होती है प्रोटोकॉल वर्जन की, जो कि 2 बिट्स की रहती है, जो कि बताती है कि कौन सा वर्जन है आपकी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का।
जो हमने देखे भी थे, डिस्कस भी किए थे। टाइप की एक फील्ड रहती है जो कि 2 बिट्स की रहती है, ठीक है। देन आपका एक सब टाइप वाली फील्ड रहती है। देन आपके 2 डीएस के नाम से रहती है, फ्रॉम डीएस के नाम से रहती है, यानी कि डेटा फ्रेम जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है और किसके लिए जा रहा है, यानी कि कहते हैं सेंडर रिसीवर दोनों का एड्रेस रखी गई है। तो इसी तरीके से आपकी आगे तक की फील्ड रहती है फ्रेम कंट्रोल के अंदर, ठीक है। इनको आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है अपने एग्जाम में। आपको डिफाइन करने केवल फ्रेम कंट्रोल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये यानी कि जो आपका एक्चुअल फ्रेम फॉर्मेट है केवल उन्हीं को डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपको डीपली ज़्यादा डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, ओके। फिर मैंने आपको फिर बता दिया इसके बारे में। चलिए अब हम इन सभी जो हमारी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनका वर्क क्या है। सबसे पहले आती है हमारी मैक हेडर। मैक हेडर जो मैं आपको बता चुका हूँ, फाइल कंट्रोल से लेके आपके एड्रेस 4 तक आपकी मैक हेडर की फील्ड है, जो कि 30 बाइट्स की रहती है। कंटेन करती है आपकी नीडेड, कंटेन करती है आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि मैक हेडर का सिंपल काम होता है आपकी जितनी भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहती है उनको ही कंट्रोल करती है, ठीक है। और नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है आपका फील्ड्स इन मैक हेडर। कौन कौन सी फील्ड्स है हमने देखी थी, एक था आपका फ्रेम कंट्रोल जो कि 2 बाइट्स का था। इसका काम क्या होता है देखिए, स्पेसिफाई द फ्रेम्स टाइप, यानी कि ये बताता है, ये फील्ड ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर फ्रेम आपका डेटा फ्रेम आ रहा है, कंट्रोल फ्रेम आ रहा है, वो मैनेजमेंट फ्रेम आ रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, सीओए में, या फिर आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा। कंट्रोल फ्रेम होता है, कंट्रोल सिग्नल जा रहे हैं या फिर डेटा सिग्नल आ रहा है, यानी कि जो डेटा पैकेट है आइदर वो कंट्रोल देने के लिए जा रहा है या फिर वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वो केवल आपका फ्रेम कंट्रोल वाली जो फील्ड है वो यही बताएगी वो डेटा फ्रेम है, कंट्रोल फ्रेम है या फिर वो मैनेजमेंट फ्रेम है, ठीक है। देन आता है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आईडी वाली जो फील्ड है वो भी 2 बाइट्स की रहती है। वो स्पेसिफाई करती है वो कितने टाइम टाइम स्पेसिफाई द टाइम द चैनल विल बी ऑक्यूपाइड, मतलब कि कितने टाइम तक वो चैनल ऑक्यूपाइड रहने वाला है। देन नेक्स्ट फिर होती है आपके पास 4 एड्रेस फील्ड होती है। 3 को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, एक होती है आपकी ऑप्शनल, उसको हमने लास्ट में डिफाइन कर रखा है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। एड्रेस 1 की जो फील्ड रहती है वो होती है आपकी रिसीवर एड्रेस, यानी कि जो आप डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हो सेंडर से रिसीवर, तो रिसीवर का क्या एड्रेस रहने वाला है। जब एड्रेस पता होगा तभी तो आप डेटा पैकेट को सेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो उसका एड्रेस आपके इस फॉर्मेट में इस प्लेस पे जाके स्टोर रहता है। देन आता है आपका एड्रेस 2। एड्रेस 2 रहता है आपका ट्रांसमीटर एड्रेस, यानी कि सेंडर कौन है, सेंड करने वाला, उसका एड्रेस आपका इस फील्ड में रहता है। देन थर्ड बीएसएस आइडेंटिफायर, हमने देखा था ना बेसिक सर्विस सेट, ठीक है। आइडेंटिफायर और एपी एड्रेस यानी कि एक्सेस पॉइंट का एड्रेस। आपके घर में जो पर्टिकुलर राउटर लग रहा है उसका भी तो अपने एड्रेस होगा, क्योंकि जो उसका नेटवर्क प्रोवाइडर है उसने ऐसा तो नहीं है एक ही राउटर लगा रखा है, उसने मल्टीपल राउटर्स को अलॉट कर रखा है अपने सिटी जैसे एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर को, डिफरेंट डिफरेंट यूजर को। तो उन राउटर्स को पहचान करने के लिए उन राउटर्स का भी तो अपने एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, तो वो स्पेसिफिक एड्रेस ही, यानी कि वो सर्विस, वो रिक्वेस्ट किस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से किस पर्टिकुलर राउटर से आई है, तो वो पहचान करने के लिए आपकी एक फील्ड रहती है एड्रेस नंबर 3 से, ठीक है। वो आपकी वहां पे, तो वो एड्रेस आपका उस प्लेस में स्टोर रहता है। सीक्वेंस कंट्रोल क्या होता है, एक फील्ड होती है सीक्वेंस कंट्रोल के नाम से, जो कि हेल्प करती है रीअसेंबलिंग फ्रेगमेंटेड फ्रेम, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो डेटा रहता है वो पैकेट्स के रूप में पहले ब्रेक होता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब पैकेट्स अरेंज होंगे तो उनका सीक्वेंस ब्रेक ना हो, तो उसके लिए जो नंबरिंग या फिर जो काउंटिंग है उन पर लोड करने का काम रहता है आपके सीक्वेंस कंट्रोल का, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को क्या करता है, वो रीअरेंज करता है, रीअसेंबल करता है बाय प्रोवाइडिंग सीक्वेंस नंबर। जैसे कि 1 नंबर का पैकेट ये है, 2 नंबर का पैकेट ये है, देन 3 नंबर का पैकेट आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 के जस्ट बाद आपने 7 को फिक्स कर दिया ऐसा, या फिर असेंबल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस कंट्रोल वाली फील्ड अलॉट करती है आपके पैकेट्स को। देन आता है आपका एड्रेस 4। एड्रेस 4 आपकी ऑप्शनल होती है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो आप किसी भी वर्क के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं एक हेडर हमने पढ़ लिया, वन बाय वन सारी फील्ड्स को मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया, अच्छे समझा भी दिया एग्जांपल देकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड के बारे में। नेक्स्ट फील्ड होती है आपकी फ्रेम बॉडी के नाम से, और ये 0 से 2312 बाइट्स तक जाती है, कंटेन करती है एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, जो आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको ये होल्ड करती है। फॉर मैनेजमेंट फ्रेम्स इट इंक्लूड्स नेटवर्क इन्फॉर्मेशन लाइक एसएसआईडी सपोर्टेड रेट्स ईटीसी। अगर मैनेजमेंट फ्रेम आ रहा है, ये तो आपका डेटा फ्रेम था, अगर डेटा फ्रेम आएगा तो सिंपल एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट फ्रेम आ रहा है तो फिर वो क्या करेगी, होल्ड आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एसएसआईडी जो होती है आपकी राउटर की, वो सारी उनको ही होल्ड करती है, केवल और कुछ नहीं। फॉर डेटा फ्रेम्स इट कंटेन्स यूजर डेटा, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका। देन लार्ज फील्ड आती है आपकी फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस, 4 बाइट की रहती है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके सिंपल किसको बताती है, केवल आपकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लगाई गई है। इंश्योर करती है डेटा इंटीग्रिटी बाय डिटेक्टिंग एरर्स इन द ट्रांसमिटेड फ्रेम, मतलब कोई
पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने में कोई एरर तो नहीं आ गई, डेटा लॉस तो नहीं हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम जो रहती है वो सारी आपकी एफसीएस चेक करती है फील्ड, ठीक है। तो ये हमने देख लिए। अब हम इस फ्रेम के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं फ्रेम के टाइप्स की। जो आपके हमने फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा है IEEE का, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रेम आप सेंड कर सकते हो। तो फ्रेम्स इन IEEE 802.11 आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें एड ऑन किया है। उनकी फंक्शनैलिटी पर ही हमने इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहला होता है आपका मैनेजमेंट फ्रेम। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं हम? अगर आपने मैनेजमेंट फ्रेम सेंड किया, देखो उसका काम क्या होता है, यूज टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। इसका काम होता है केवल स्टेबलाइज करना और मेंटेन करना कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि आपके बैक ऑन फ्रेम्स होते हैं, प्रोब रिक्वेस्ट रहती हैं, फिर आपके ऑथेंटिकेशन फ्रेम रहते हैं। मतलब देखिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके वाईफाई नेटवर्क से कोई न्यू डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है और उसने पासवर्ड को एंटर किया, तो उस टाइम पे जो आपका डेटा फ्रेम जाएगा आपके सर्वर पे, और वो किसका सर्वर रहेगा, आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना, वो उसका सर्वर रहेगा, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन ऑथेंटिकेटेड है, क्या इसने क्रेडेंशियल सही डाले हैं, नहीं डाले तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, अगर अदरवाइज उसने सही डाले हैं तो वो सिंपल उसको अलाउ कर देगा। तो उस टाइम पे जो फ्रेम जाता है, आप देखिए जहाँ तो एक रिक्वेस्ट ही रही है ना सर्वर पे, तो वो भी तो कोई फॉर्मेट में जा रहा होगा, किसी फ्रेम में जा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट फ्रेम। आई थिंक आप क्लियर होगा ये, ठीक है। देन होता है आपका कंट्रोल फ्रेम। कंट्रोल फ्रेम का काम क्या होता है, असिस्ट करता है इन द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम। अब कंट्रोल फ्रेम का काम होता है जितने भी डेटा आपका जा रहा है फ्रेम्स में डिवाइड हो के, तो उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो। अगर डेटा लॉस हो गया, बीच में ब्रेक हो गया, तो उसकी दोबारा से रीट्रांसमिशन हो। ऐसा नहीं है एक बार डेटा लॉस हो गया तो आपने रीट्रांसमिशन नहीं करा और आपका डेटा पैकेट भी, और आपका डेटा पैकेट वहां से ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट डेटा पैकेट की डिलीवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोल फ्रेम की रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके रिक्वेस्ट टू सेंड, CTS क्लियर टू सेंड एंड एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि अगर सेंडर ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को माना और डेटा पैकेट को सेंड किया, तो एक्नॉलेजमेंट आपका जो डिवाइस है होम में लगा हुआ राउटर, वो उसको सेंड करेगा कि हाँ आपका डेटा पैकेट रिसीव हो गया। अगर डेटा पैकेट की जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं जाती, तो उसको वो दोबारा से रीसेंड करेगा। ये आपने पीछे सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे ये सारी फंक्शनलिटी। बाकी आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे से क्लियर करेंगे आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। ये प्रोटोकॉल्स हैं आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग के। बाकी एक नेक्स्ट फ्रेम है आपका 3rd नंबर का डेटा फ्रेम। यानी कि अगर आप एक्चुअल डेटा को सेंड करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, तो उसमें आप डेटा फ्रेम को सेंड करोगे। कैरी करता है एक्चुअल यूजर डेटा और पेलोड, हम इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आफ्टर कनेक्शन आर स्टेबल। ये 3 तरीके के फ्रेम्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स के बारे में। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। और मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो को भी चेकआउट करना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रो वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में बता रखा है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी अराइज होता है। और इस सीरीज को फुल डेडिकेशन से कंसिस्टेंटली देखना, आपको मोबाइल कंप्यूटिंग की 2nd यूनिट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लूटूथ के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि वायरलेस लैन का 2nd टाइप था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।